नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक सिविल विजन में, जहां हम यूपी टीईटी के पेपर्स को देख रहे हैं। और इसके पहले हम वर्ष 2013 का पार्ट फर्स्ट देखे थे, और आज यूपी टीईटी के पेपर में वर्ष 2013 से जो प्रश्न विषय जो हम देख रहे थे वो हिंदी देख रहे थे, और इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट देखा था, और आज हम इसका पार्ट सेकेंड देखेंगे। यानी जो क्वेश्चन बच गए थे इसके पहले वीडियो में वो आज हम देखेंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि को बालमुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या श्याम सुंदर दास का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा आपका चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का क्या है, ये निबंध संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये विकल्पों में हम देखेंगे, ए 1893 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1903 ईस्वी, या डी 1905 ईस्वी। तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों, ये हुई थी, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी 1893 ईस्वी में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, यही जान लेते हैं। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे बाबू श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र, शिव कुमार शुक्ल, यानी 3 लोग थे। ये आप देखेंगे तो श्याम सुंदर दास हो गए, श्याम सुंदर दास संस्थापक सदस्यों की बात हो रही है यहां पे, और दूसरे हो गए राम नारायण मिश्र हो गए, और तीसरे इसमें जो सदस्य थे वो थे शिव कुमार। यहां कुछ और भी प्रश्न है जिसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो उसका उत्तर तो 1893 हो जाएगा। लेकिन अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो आप ये 3 नाम ध्यान रखेंगे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ये तीनों लोग इससे क्या थे, संस्थापक, इसके संस्थापक थे। ठीक है, अगला एक इससे और संबंधित प्रश्न है, यहाँ ही समझ लेना है, ये स्थापित कहाँ पे है यह भी प्रश्न हो सकता है। तो जो काशी यहाँ पे लिखा हुआ, तो काशी का मतलब आप जानते हैं वाराणसी। तो अगर ये पूछा जाए कि कहाँ है ये काशी नागरी प्रचारणी सभा, तो वाराणसी में है। साथ ही साथ एक नागरी प्रचारणी पत्रिका भी है, आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिफाई होंगे। एक आप देखेंगे इसमें एक नागरी प्रचारणी पत्रिका है, नागरी प्रचारिणी। अगर इसकी स्थापना पूछता है कि नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब हुई, तो ये आपका हो जाएगा 1896 हो जाएगा। और इस किसके संपादक इसके कौन थे, तो इसके संपादक जो थे वो बेड़ी प्रसाद जी थे। तो ये मित्रों यहाँ हमने देखा काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना 1893 और नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना 1896 देखा, साथ ही इसके संस्थापक सदस्यों को देखा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेम सागर किसकी रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो ये जो प्रेम सागर है ये मुंशी सदा सुखलाल की रचना है, सदल मिश्र की रचना है, लल्लू जी की रचना है, या राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी लल्लू लाल जी। प्रेम सागर की रचना किसने किया है, तो प्रेम सागर की जो रचना करने वाले हैं वो कौन है, तो लल्लू लाल जी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रहा है हमको कि बढ़िया क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ थोड़ा सा रुक के चलेंगे और समझ के चलेंगे, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं संज्ञा के संदर्भ में, हम देखते हैं भेद के संदर्भ में। तो व्युत्पत्ति के आधार पे ये पूछ रहा है, 3 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, या 6 होता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार पूछता है आपसे तो कितने हो जाएंगे, तब 5 हो जाएंगे। पहले ये जो 3 हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, इनको जान लेते हैं। तो एक होता है रूढ़ संज्ञा, एक हो गया आपका रूढ़ संज्ञा पहला। दूसरा जो आपका होगा वो हो जाएगा यौगिक संज्ञा। ये आप कापी कलम लेके आपको जब भी प्रश्न इस तरह के आप हल कर रहे हैं तो बैठना चाहिए और साथ ही साथ इसको लिखना भी चाहिए, याद करने का भी प्रयास मित्रों करना चाहिए। बस केवल देख के निकल जाने से फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। और तीसरा जो होता है वो योग रूढ़ संज्ञा होता है। क्या क्या ये योग रूढ़ संज्ञा हो गया, ठीक है। तो ये आपने व्युत्पत्ति के आधार पे देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हो गए, तो ये 3 भेद हो गए। दोस्तों मैं बार बार पढ़ता हूँ एक प्रश्न को ताकि वो आपके दिमाग पे अस्थायी हो सके कि अगर ये प्रश्न आप हमारी वीडियो पे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने देखा है तो निश्चित रूप से 2 बार 3 बार आप के सामने ये बातें आ जाएं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो 3 भेद हैं, रूढ़ संज्ञा है, यौगिक संज्ञा है और योग रूढ़ संज्ञा है, और ये आपको यहीं से याद हो जाए। अब एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से अगर पूछता है यही प्रश्न अगर आपसे अर्थ की दृष्टि से पूछता है, 1 सेकेंड प्लीज जी, यही प्रश्न अगर आपको पूछता है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार, क्या पूछता है, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से अगर ये पूछ देता है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो यहां आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। और ये 5 कौन से हो जाएंगे, आप जानते भी हैं, पहले से पढ़े भी होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक दूसरा जो आपका हो जाएगा वो जातिवाचक हो जाएगा, तीसरा जो आपका हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, चौथा जो आपका हो जाएगा वो समुदायवाचक हो जाएगा, समुदायवाचक, और 5वां जो हो जाएगा ये आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो हमने यहां देखा एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमने आपको उत्तर बताया कि 3 भेद होते हैं। और मैंने वही बताया कि रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा होती है। लेकिन वहीं अर्थ की दृष्टि से अगर संज्ञा का भेद पूछता है तो ये 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो मित्रों है ये क्या है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, पूछ रहा है। प्रत्यय के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है, या सर्वनाम के आधार पर होता है। देखिए कितना बढ़िया सा प्रश्न है ये। तो जो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है, ये मित्रों संज्ञा के आधार पर होता है, यानी विकल्प 20 का सही उत्तर है। याद रखिएगा, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ तो इन्होंने प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम लिखा है, तो आप सोचेंगे कि माने इसका भी विकल्प क्या हो। लेकिन जैसे ही आप उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे राम लिखा हुआ है, तो आप क्या जानते हैं इससे, आप इसको दिख रहा है आपको कि ये पुल्लिंग है ना। तो राम क्या है, राम संज्ञा है। यही क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। और यहीं पे अगर सीता लिखा हुआ है तो आप क्या समझ में आ रहा है आपको, ये आपको समझ में आ रहा है ना कि स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, आपको सहसा आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, राम भी संज्ञा है और सीता भी संज्ञा है ना। किसी आपने पढ़ा भी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बस समझने की बात है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, संज्ञा के आधार पे होता है। अगला देख लेते हैं। अगला कारक, कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग टीटी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इतना तो हमको आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि कारक के भेद कितने होते हैं। सॉरी। तो जो क्या कारक, ये विकल्प जो दिया है 7 दिया है, 8 दिया है ना, और 9 दिया है और 10 दिया है। तो इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं।
अब इसको हम यहाँ आठों भेद थोड़ा तेज़ी से समझ भी लेते हैं और प्रयास करते हैं याद करने का। जैसे कर्ता कारक एक हो गया, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा हुआ है। तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान। अब आपको याद आ रहा होगा, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कंठस्थ हो जाए। संप्रदान। पांचवा क्या हो गया? अपादान, है ना, अपादान हो गया। उसके बाद क्या हो गया? संबंध हो गया, है ना। उसके बाद अधिकरण और संबोधन। क्या हो गया? अधिकरण और क्या हो गया? संबोधन। मित्रों यहाँ ये समझना है कि ये यहाँ प्रश्न में ये पूछा है कि कारक के भेद कितने होते हैं। खूब इत्मीनान से रट लीजिए, 8 होते हैं। और 8 कौन होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये हो गया। इसमें विभक्ति और परसर्ग भी हम याद करते हैं, जैसे कर्ता ने, है ना, कर्म को, है ना, ये भी याद किया जाता है, यही कारक है, ठीक है। और आप देखेंगे तो करण से, है ना, इससे संबंधित भी प्रश्न आता है, जो अलग से हम इसके बाद जब हिंदी पूरा इसके टॉपिक्स को लेके आएंगे तो बहुत विधिवत समझाएंगे और आपको पूरी तरह समझ में भी आ जाएगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको मिल जाए। तो हमने क्या देखा इस प्रश्न में कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कुल कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से कारक है ये भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों का अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो क्या है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये पूछ रहा है। घ का तो ये अगर आप चैनल पे विजिट करते हैं और जो मैंने इसके पहले जो वीडियो डाली है उसमें मैंने उच्चारण स्थान का डिटेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखते हैं, ये पूछ रहे हैं मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है। तो आप घ का खुद से ही उच्चारण करिए और देखिए कि कहाँ से उच्चारित हो रहा है। घ कहाँ से हो रहा है? आपके कंठ से हो रहा है। आप देखेंगे तो ये कंठ से हो रहा है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। अब आप कंठ से अन्य चीज़ें भी जान सकते हैं। जो क वर्ग है, क्या हो गया? ये क वर्ग, ठीक है। जो क वर्ग है ये किससे उच्चारित होता है? कंठ से होता है। क वर्ग में क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंग। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग जो है ये कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से उच्चारित होता है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? तो ये हो गया कंठ हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहा है 6 वर्ण किसके संयोग से बना है? ये जो छतरी छ है ये पूछ रहा है किसके संयोग से बना है? क और श के संयोग से, क और च के संयोग से, क और छ के संयोग से या क और स के संयोग से। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है अगर आप समझते हैं तो। अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो सबसे पहले इसका उत्तर जान लेते हैं और इसका उत्तर होता है ए, यानी क और स। ये जो है खटखोड़ ख, इसके जब इसका संयोजन होता है दोनों का तो क्या बनता है? तब ये छ बनता है, ठीक। अब आपको कुछ ऐसे संयुक्त अक्षर हैं जिनका उच्चारण जो है ये इन्हें कहते क्या हैं? इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये ध्यान रखिएगा, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। और कुछ ऐसे व्यंजन हैं, कुछ ऐसे क्या कहते हैं कि व्यंजन की सहायता जिसमें ली जाती है, दो को मिला करके जो ये बनता है, जो शब्द हैं वो हमको ये अक्षर जो हैं आपको बता दे रहे हैं। जैसे तो और र, ये तो हलंत और धन अगर र हलंत ऐसे आता है, ये मिलके आपका बनता है त्र, ठीक। जैसे ज और या, अब मान लीजिए आपसे ये यहाँ तो 6 वर्ण का पूछ दिया और अगले जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ पे अगर आपसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा, आपने ये ज्ञ पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है किसके संयोग से बना हुआ है, तो आप कैसे लगाएंगे? तो आप देखिए ये बनता है ज, ठीक है, प्लस क्या हो गया? ये या, ठीक। इन दोनों के संयोग से क्या बनता है? तो ये आपका ज्ञ बन जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे एक शब्द और है स्र, तो ये स, ठीक है, और प्लस हलंत होगा, इसमें आधा आधा होता है ये और र, ये दोनों मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? तब आपका बन जाएगा स्र। ये होता है, ये संयुक्ताक्षर हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ आपने 6 को देखा है, ठीक है, 6 वर्ण किसके संयोग से बना है? तो ये आपने देखा है क और
श, इसके संयोग से बना है। इसी तरह ज्यों अगर पूछता है किसके संयोग से बना है, तो जौ और ये यहाँ पे जो है इसके संयोग से ये बनेगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया वर्तनी शुद्धि, है ना। यहाँ पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक, तो आप देखिए सभी विकल्प में आपको अस्पृश्यता ही मिलेगा। अस्पृश्यता ये भी लिखा है, अस्पृश्यता ये भी लिखा है, अस्पृश्यता ये भी लिखा है। और अगर इसका नेक्स्ट विकल्प पे आप जाएंगे तो भी आपको ये थोड़ा दूर हो गया है, ये भी अस्पृश्यता ही लिखा हुआ है। लेकिन ये डी ऑप्शन तो आप देख लीजिए, अ आधा स प्रस्यता, जैसे शुद्ध वर्तनी के शब्द को सबसे पहले उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो अस्पृश्यता ये तो कतई होगा नहीं, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो गया। ठीक है, अब अगले 3 विकल्पों में देखते हैं। तो अगला 3 विकल्प जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अ आधा स पृश्यता लिखे हैं ये, है ना। ठीक है, लेकिन ये इसमें क्या गलती की है, आप जब इसकी गलती निकालेंगे, ए ऑप्शन जो लिखे हुए हैं ये ए ऑप्शन में आपको क्या गलती दिख रही है, देखिए दो चीज़ें तो कॉमन हैं जो रहती हैं। नहीं, ए विकल्प में गलती नहीं दिख रही है, बी विकल्प में तो गलती दिख रही है साफ साफ। ये जो 100 लगाए हुए हैं ये 100 नहीं होता है, ये जो लगाए हुए हैं ये वाला, तो ये होता नहीं है, इसलिए बी विकल्प तो नहीं है। ठीक, अब हम ए विकल्प और सी विकल्प में देखेंगे। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो होता है, हम पहले लिख लेते हैं और तब देखते हैं। अ होता है अस्पृश्यता का, ध्यान से देखिएगा, और ये सरसों सा होता है आधा, उसके बाद से ये प्री होता है। ठीक है, फिर ये होता है सलजम स और स्यता होता है, ये इसका सही अस्पृश्यता, ये जो लिखते हैं हम वो ऐसे लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ए विकल्प में क्या गलती इन्होंने किया है। अ सही है, अ होता है, आधा सौ भी इन्होंने लिखा है, सही लिखा है, प्री भी लिखा है, आधा सौ वो भी लिखा है, यता यानी कि ये भी सही है। देखिए विकल्पों में ये थोड़ा सा गलती किया गया है, ये दोनों एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, इसीलिए मुझे थोड़ा समय लगा। अब आप देखिए तो अ यहाँ भी है, अ यहाँ भी है, आधा सौ ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, ये प्री यहाँ भी है, प्री यहाँ भी है, यही सेम स यहाँ भी है, यही सेम स यहाँ भी है, यही य यहाँ है, यही य यहाँ है, और यही ता और यही ता। यानी कि विकल्प इस प्रश्न में जो दिया गया था, विकल्प ए भी सही था और विकल्प सी भी सही था। मैंने लिख के भी देखा और कई तरह से इसका परीक्षण भी किया। इसी तरह से आपको हिंदी पढ़नी भी होती है ताकि आपको एकदम कंठस्थ हो जाइए। नेक्स्ट अगला हम देख लेते हैं। अगला आ गया कवि का स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पूछ दिया कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। ठीक, तो जो कवि का स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है ना, या कवयित्री होता है, या कवयित्री होता है, या कवियित्री होता है। एक तरह से मानिए तो यहाँ भी आपसे शुद्ध शब्द ही पूछा गया है। ठीक है, कि जो कवि का आप जानते हैं नॉर्मल भाषा में कवि का कवित्री हो जाएगा, माने पुरुष है तो कवि है और महिला है तो कवित्री है, लेकिन उस कवित्री को हम कहते क्या हैं, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया, बड़ी चालाकी से पूछा गया है। तो ये हम शुद्ध शब्द जो होता है वो क्या होता है, इसमें सी आपको दिखाई देगा, कवयित्री होता है। यानी कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवयित्री होगा। यहाँ मित्रों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ ये पूछ रहा है स्त्रीलिंग, लेकिन इसका जो एग्जामिनर है वो उसको वो जानना चाहता है कि जो कवयित्री होती है उसको कवियित्री, बच्चा ये जानता है कि नहीं कि उसको कवियित्री बोलते हैं, कवियत्री बोलते हैं, कवित्री बोलते हैं या कवयित्री बोलते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये शुद्ध अशुद्ध का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ आपको स्त्रीलिंग में फंसाया गया है। ये आपको परीक्षा में बड़ी चालाकी से किया जाता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची आ गया, इनका फेवरेट है, पर्यायवाची तो सब आपको रटना ही होगा। तो तरणी पर्यायवाची शब्द है, किसका है, सूर्य का है ना, या नाम का है, या युवती का है, या नदी का है। तो कुछ चीज़ें तो आप आसानी से काट सकते हैं, है ना। जैसे इसमें नाम का तरण कहीं आपने सुना है, युवती का थोड़ा सा रिलेटेड एक पर्यायवाची आता है, और नदी में कन्फ्यूजन ये कराते हैं। अगर ऑप्शन आप नदी में कन्फ्यूज होते हैं तो स्वाभाविक है। लेकिन जो तरणी है, ये शब्द पढ़िए तरणी, तो ये पर्यायवाची है सूर्य का, विकल्प ये सही है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची भी हम देख सकते हैं, जैसे रवि हो गया,
रवि हो गया, भानु हो गया, भास्कर हो गया, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, सविता, पतंग, ये सब जो हैं ये किसके पर्यायवाची हो गए? तो ये हो गए आपके तरण का पर्यायवाची शब्द है। तो ये तरण का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। ठीक है, अन्य पर्यायवाची भी इसके आपको मैंने बता ही दिया। नदी का जो पर्यायवाची होता है सरिता, निर्झरणी, तरंगिनी, पयवसनी, तरिणी, स्रोतवाहिनी, लहरी, आपगा, सरि, तरंगवती, निम्नगा, लरमाला, नदिया, तटिया, ये होता है। उसमें कहीं भी तरण ही नहीं आता है। नाव के पर्यायवाची से ये थोड़ा सा मैच करता है, कंफ्यूज करता है, लेकिन यहाँ जो तरण है ये पर्यायवाची किसका है? तो ये सूर्य का है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन माने तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, सिखी का है, सापक का है, विभावरी का है, मत्स्य का है। तो ये आप जानते ही हैं मीन किसका हो सकता है। मीन माने मछली, तो ये मत्स्य लिखा है यहाँ पे, यानी कि विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट मित्रों देखते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ये कह रहा है जो शब्द दिए हुए हैं इसमें भिन्न अर्थ किसका है, यानी सबका अर्थ समान होगा, बस एक आदमी भिन्न हो, एक इसका विकल्प भिन्न होगा। जैसे आत्मजा, नंदिनी, भार्या और कन्या, ये 4 विकल्प दिए हैं। तो आप जानते ही हैं आत्मजा किसको कहते हैं। ये पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ भिन्न अर्थ दे करके ये पूछा गया प्रश्न, ये पर्यायवाची का ही है, पर्यायवाची का ही प्रश्न है। यानी कि एक इसमें से 3 जो होगा वो किसी न किसी का पर्यायवाची होगा और एक उसका पर्यायवाची नहीं होगा। ये मैं बार बार इस पर जोर इसलिए देता हूँ कि परीक्षा में एग्जामिनर आपको आजकल के मॉडर्न ट्रेंड में एक तरह से नहीं 2 तरह से 3 तरह से घुमाता है। तो आपको समझना तो जरूर होगा कि प्रश्न है क्या, बहुत जल्दी उसका उत्तर निकल जाएगा। तो आप जानिए आत्मजा, कन्या, नंदिनी, ये आत्मजा भी है ना, और कन्या भी और नंदिनी भी, यानी कि ए, बी और सी, ये तीनों जो हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? नहीं सॉरी, ए, बी और डी, इसमें एक सी को निकाल दीजिए, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन आत्मजा, नंदिनी और कन्या, ये तीनों के तीनों, यानी दोनों ये और ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ये पुत्री के होते हैं। लेकिन भार्या पता है कौन होता है? भार्या तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ना हो तो आज से याद कर लीजिएगा। भार्या मतलब होती है पत्नी, है ना। ये बिल्कुल अलग है, एक बार पर्यायवाची देखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी भार्या किसकी पर्यायवाची हो गई? पत्नी की हो गई, है ना। तो कितना आसान सा प्रश्न है ये, लेकिन इसको ये जानता है कि भार्या मतलब पत्नी, बच्चा जानता होगा, इसीलिए इसने भिन्न अर्थ पूछ लिया है। खैर उससे भी आंसर निकल सकता है कि आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये पुत्री हो गई और भार्या जो हो गई वो क्या हो गई? वो पत्नी हो गई। आपने सभी इसका देख लिया विकल्प। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुपम का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? अनुपम का पूछ रहा है। विकल्प यहाँ पे है, हम यहाँ पे पुनः लिख देते हैं कि किसका ये पूछना चाहते हैं, चूँकि दूर दूर हो गया। ये अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची ये पूछ रहे हैं। विकल्प में है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। सामान्य सा है। अनुपम मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा दिख रहा है कि अद्वितीय, पार्थिव और स्वर्गीय और लौकिक से इसका कोई दूर दूर तक लेना ही देना नहीं है। यानी इसका डी विकल्प इसका जो है वो आपको सही हो गया। अब इस 2013 की वर्ष के जो पूछे गए प्रश्न थे उसमें ये आपको अंतिम प्रश्न है, और यह है कि कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा कौन होता है? जिससे कोई भी बात कही जाए और वो उसको मान ले, इसी को बोलते हैं कान का कच्चा, है ना। एकदम व्यवहारिक भाषा में हर चीज़ को समझिए और याद करिए। कम सुनना नहीं होगा, ये गलत है। कान का कच्चा, सुनी बात पर विश्वास करना। मैं बताया ना, कान का वो व्यवहारिक भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं, अरे वो कान के बड़े कच्चे हैं, उनसे कोई कान में कुछ झूठा भी बोल देगा तो वो सही मान लेंगे उसको। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। कान का कच्चा होने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सुनी बात पर विश्वास करना। दूसरे की बात मानना कान का कच्चा नहीं होता है। कान का कमज़ोर होना कतई नहीं होता है। यानी कान का कच्चा होना यानी कोई बात कान में आई उसे तुरंत मान लेना। ये मित्रों वर्ष 2013 के यूपी टीईटी के प्राइमरी लेवल के प्रश्न पत्र का दूसरा पार्ट था।
ये प्रश्न पत्र हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे हमको 2-3 आइडियाज़ डेवलप हो जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, मैं लगभग सारे प्रश्न पत्र पढ़ने का प्रयास करूंगा और सारे विषय का भी पढ़ने का और पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो जो ये इसके पहले 2012 का और ये 13 का, ये 2 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग जो अगला प्रश्न पत्र पढ़ेंगे वो 2014 का पढ़ेंगे और उसको भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि प्रश्नों की पूरी व्याख्या कर सकें और 15 प्रश्न ही पढ़ें लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ें, जिससे कम से कम 60 प्रश्न हम कवर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।